हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। देखो, असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन को हमेशा 3 पार्ट्स में ब्रेक लेना चाहिए। पहले चेक करना चाहिए कि जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, दूसरा है कि जब रीजन वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। फिर थर्ड स्टेप होना चाहिए कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, चलो पहले हम असर्शन को चेक करते हैं कि असर्शन ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स ऑर्बिट रेडियस Rn। तो देखो, बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसमें बोला गया कि अगर ये कोई न्यूक्लियस है और ये कोई इलेक्ट्रॉन और ये इसके अराउंड घूम रहा है ऐसे, तो ये इस इलेक्ट्रॉन की ये तो ऑर्बिटिक रेडियस, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी स्पीड v। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो mv/r, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स इक्वल टू n h/2π। h यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट होता है और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां से ऐसा लगता है कि l का r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशन, लेकिन ये रॉन्ग है। वाई? क्योंकि अगर हम, इसका क्या मतलब है कि l प्रोपोर्शनल टू r है, इसका मतलब है कि अगर हम r इंक्रीज करेंगे तो l इंक्रीज होगा। लेकिन r इंक्रीज करने से सोचो वी में तो चेंज आएगा, वेलोसिटी में भी तो, स्पीड में तो चेंज आएगा, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग होती है। अगर आप रेडियस चेंज करोगे तो ऑर्बिट चेंज होगी, ऑर्बिट चेंज होगी तो स्पीड में भी चेंज आएगा। तो बेटा इसमें एल आर चेंज करने से वी भी चेंज होगा, तो एल डिपेंड्स ऑन वी एंड आर बोथ, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स एल में ऐसा रिलेशन होना चाहिए, लेकिन हमें तो केवल आर के साथ रिलेशन पूछ रहा है, तो फिर क्या करें? तो जरा समझते हैं। मैंने रीजन दिया यहाँ पे ये क्यों रॉन्ग है और समझते हैं, और अच्छा समझ में आएगा आपको। एक बात तो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें जब आप बोर के पोस्टुलेट से ड्राइव करते हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/4πε0 2πz/e²/nh। अगर आप जानते हो रेडियस ऑर्बिट की इंक्रीज करोगे तो एन भी इंक्रीज होगा, और एन इंक्रीज होगा तो स्पीड घटेगी, तो स्पीड में चेंज आएगा। दैट मीन्स, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 4πε0 n² h²/4π² mz/e²। ये यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो n का स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो 4π² ऐसे में क्यों कर रहा हूं समझ में आएगा अभी, mz/e², इसको नीचे लिख लो 4πε0 और h², और मल्टीप्लाइड इसका इसमें किया है, मल्टीप्लाइड r भी तो आएगा। n² की वैल्यू इतनी है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू लिख दूं, इसी में लिख देता हूं, स्क्वायर रूट हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं, n की वैल्यू इस जगह पर। तो l बराबर n h/2π। अभी समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको। n और n की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, ये वाली, तो √4π² mz/e² और डिवाइडेड बाई 4πε0 h² मल्टीप्लाइड बाई r और मल्टीप्लाइड बाई h/2π। ये है। अब चेक करो, बाकी के सारे टर्म कांस्टेंट हैं। ये अगर आप रेडियस चेंज करते हो, ऑर्बिट चेंज करते हो, तो ये सारे क्वांटिटियों में कोई चेंज नहीं आने वाला, सारे कांस्टेंट हैं। इसीलिए एल प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस होना चाहिए। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ये सही रिलेशन होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है सर? इसमें क्या दिक्कत है?
इसमें दिक्कत है कि अगर आप इस रिलेशन को देख के बोलते हो कि L प्रोपोर्शनल टू R, तो इससे का मतलब है कि R चेंज करेंगे तो L चेंज होगा, R बढ़ाएंगे तो L बढ़ेगा। लेकिन आप एक बात बताइए, R बढ़ाओगे तो N बढ़ेगा, अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इंक्रीज होंगी, है ना, क्योंकि n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 होता है, n सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 होता है। तो जैसे जैसे आप r बढ़ाओगे तो n बढ़ेगा, और n बढ़ेगा तो उस वाली कंडीशन में n बढ़ेगा तो v घटेगा, और अगर v घटेगा तो सोचो r बढ़ा रहे हैं तो l बढ़ना चाहिए, लेकिन v भी तो घट रहा है r बढ़ाने से, और v घट रहा है तो l घटना चाहिए। तो आप कैसे कह सकते हो कि r बढ़ाने पर l बढ़ेगा ही? आप कैसे कह सकते हो r बढ़ाने पर l बढ़ेगा ही, है ना? इस जगह से नहीं बोल सकते कि v भी तो घट रहा है ना। इसीलिए कुछ ऐसा रिलेशन बनाओ जिसमें r के चेंज करने से बाकी के सारे टर्म कांस्टेंट दिखाई दें। तो ये जो रिलेशन दिख रहा है इसमें r चेंज कर रहे हो आप, तो बाकी के सारे टर्म कैसे दिख रहे हैं? कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो L प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अच्छा, छोटा सा एक पॉइंट और मैं पूछ लेता हूं अलग से, है ना, जिससे आपको फीलिंग आ जाएगी। एक बात बताओ, बस ऐसे पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन से उसका रिलेशन है लेकिन अलग स्टेटमेंट है, थोड़ा समझ में आता है इससे। m बराबर लीनियर मोमेंटम जो हम लिखते हैं वो मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसे लिख देता हूं कि p प्रोपोर्शनल टू m, तो इसका इस लाइन का क्या मतलब है? तो इस लाइन का मतलब है कि मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो क्या आपको लगता है कि लाइन सही है बिल्कुल, कि मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा? नहीं है। इसलिए तब तक सही नहीं है जब तक आप ये नहीं लिखते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं मानोगे तब तक इस लाइन को आप बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कहते हो कि मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, तो मैं इसको गलत साबित कर सकता हूँ। मास लिया मैंने 2 kg और वेलोसिटी ली मैंने 1000 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम आया 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, ऐसा बोल रहे हो आप। अगर हम मास ज़्यादा ले लें, 2 kg ही ले लें, 3 kg ले लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी कर देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम बताओ कितना? 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास ज़्यादा है लेकिन मोमेंटम फिर भी कम है कि नहीं? तो आपने कैसे बोल दिया ऐसे? तो ये सेंटेंस तब बोल सकते हो जब वेलोसिटी को आप कांस्टेंट मानो। सिमिलरली यहां पर आप नहीं बोल सकते ऐसे L प्रोपोर्शनल टू R। ये तब बोल सकते हो जब वेलोसिटी को भी कांस्टेंट माने, जो कि मान नहीं सकते, क्योंकि रेडियस चेंज होने से L भी चेंज होता है। इसीलिए यहां पे ऐसे सोचना चाहिए। यहां से चेक करो, आप R चेंज करोगे तो बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, इसीलिए आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो। इसीलिए आपका जो असर्शन है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो असर्शन जो है आपका वो ट्रू है, पहली बात। दूसरी बात, चलें रीजन की तरफ चलें। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट नियरेस्ट ऑर्बिट्स ओनली। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, पहले ये चेक करो। तो ये गलत है। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल नियरेस्ट ऑर्बिट में जंप कर सकता है, जबकि आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट में जंप कर सकता है। जैसे आपने लाइमन सीरीज पढ़ी, तो लाइमन सीरीज में 2 से 1 में कूदता है, तीसरे से 1 में भी कूदता है, चौथे से n⁻4 से 1 में भी कूदता है, n⁻5 से भी 1 में कूदता है। तो n⁻5 से भी 1 में कूद रहा है, नियर में कहाँ कूद रहा है? किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन, है ना। बाल्मर सीरीज में क्या करते थे हम? 3rd से 2nd में ऑर्बिट में जंप करते थे, 4th से 2nd में जंप करते थे, 5th से 2nd में करते थे,
है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और आससन वाला ट्रू है। और जब ये फॉल्स ही है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो सी वाला करेक्ट होना चाहिए कि असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।